हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में चंपाई सरकार, 4 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की दी मंजूरी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड की चंपाई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही। सीएम चंपाई ने झारखंड के 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मंजूरी दी है। इनमें से 2 अधिकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं। सीएमओ की ओर से राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडे और डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति दी गई है। सीएमओ के मुताबिक झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। जिस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस वक्त राम प्रवेश कुमार धनबाद के बलियापुर में अंचल अधिकारी थे। वर्तमान में यह जामताड़ा जिले के कर्माटांड में अंचल अधिकारी है। राम प्रवेश कुमार के खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 14(4) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड आरोपित किए जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी है। सीएमओ की ओर से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सोना वर्षा सरहर्षा बिहार के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 खा के तहत उनके पेंशन पर आजीवन रोक लगा दी गई है। धनबाद नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवधेश कुमार पांडे की पेंशन से 1 साल तक 5% की कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 खा के तहत दंड स्वरूप पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव दिया गया था। आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षक को मिलेगी 5% की छूट। दिव्यांग पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब झारखंड के पारा शिक्षक सहायक आचार्य की आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षकों को 5% की छूट मिलने वाली है। SC, ST, OBC के तर्ज पर 35% अंक लाने पर भी दिव्यांग पारा शिक्षक पास कर जाएंगे। नियमावली में इसको लेकर संशोधन हो रहा। नियमावली संशोधन के बाद दूसरी आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा और परीक्षा ली जाएगी। जेक ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को दे दिया है। पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे उनका भी क्वालिफाइंग अंक 40% हो गया था। जेक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर नियमावली में आंशिक संशोधन कर रहा। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जेक आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। संभावना जताई जा रही कि इसी महीने परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। दूसरी आकलन परीक्षा में करीब 28,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। पहली आकलन परीक्षा में 41,000 पारा शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 10,500 पारा शिक्षक सफल नहीं हो सके थे। इन पारा शिक्षकों को दोबारा मौका मिलेगा। वहीं करीब 19,000 पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पहली आकलन परीक्षा के बाद पूरी की गई है, वे भी पहली बार इसमें शामिल हो सकेंगे। अभी भी 1600 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच लंबित है। शिक्षा विभाग ने अविलंब जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है। गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का शीघ्र होगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर झारखंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह ने बताया कि गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नए पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है, जिसका शीघ्र उद्घाटन किया जाना है। वहीं पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा। उन्होंने प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय से जुड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी भवनों के परिसर में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने को भी कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड से 2 सांसदों को मोदी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। झारखंड से बीजेपी को 8वां आजसू के एक प्रत्याशी जीत दर्ज कर सांसद पहुंचे हैं। अब चर्चा हो रही कि
एनडीए के 9 में से 2 सांसद को मंत्री पद मिल सकता है। इनमें से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और कोडरमा से दूसरी बार चुनाव जीतने वाली अन्नपूर्णा देवी का नाम है। बता दें कि अन्नपूर्णा देवी निवर्तमान सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है। वहीं गोड्डा से निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद बने हैं, उनको भी सांसद में जगह मिल सकती है। गोड्डा से निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद बने हैं। उन्होंने बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रदीप यादव को शिकस्त दी है। लोकसभा में बीजेपी के पक्ष को दमदार तरीके से रखने वाले निशिकांत की छवि आक्रामक सांसद की रही है। साथ ही संथाल इलाके में सिर्फ एक सीट गोड्डा पर बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में संथाल परगना से प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई तो निशिकांत दुबे को अवसर मिल सकता है। वहीं राज्य में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनाव में कुर्मी वोटरों को साधने की भी चुनौती है। इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ी तो एनडीए के सहज सहयोगी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी व जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के नाम पर भी विचार हो सकता है। विद्युत वरण जहां तीसरी बार लगातार सांसद बने हैं, वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी का यह दूसरा टर्म है। राज्य में लोकसभा की एससी आरक्षित सीट पर पलामू से जीते बीडी राम की जीत भी अहम है। दलित समाज के साथ जोड़े रखने की कवायद में बीजेपी बीडी राम को मौका दे सकती है। बीडी राम लगातार तीसरी बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। झारखंड के पूर्व डीजीपी रहे बीडी राम भी जीत हार के बड़े अंतर को बरकरार रख चुनाव जीते हैं। झारखंड में संथाल परगना के रास्ते 2 दिन देरी से आएगा मानसून। रांची में इस दिन से होगी बारिश। केरल से चला मानसून फिलहाल सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के पास स्थिर हो गया है। धीरे धीरे इसके सिक्किम की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 2 दिन के अंदर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तरफ से संथाल परगना के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन इसके झारखंड पहुंचने में अब 2 दिन और विलंब होने की संभावना है। यानी झारखंड में अब मानसून 16-17 जून को प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16-17 जून से पहले प्री मानसून बारिश होने की उम्मीद है। झारखंड में 12 जून से शुरू होगी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाले विभिन्न पात्रों की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद के लिए परीक्षा दिनांक 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के लिए परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे पत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जिला के जानकारी परीक्षा की तिथि के 1 सप्ताह पहले तथा प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। पाकुड़ में दलित युवती से गैंगरेप मामले में 8 आरोपियों ने अदालत में किया सरेंडर, एक अब भी फरार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में 1 जून की शाम को एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और 2 जून को ही मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में 11 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के दबिश के कारण अन्य कुल 8 आरोपियों ने शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य अभियुक्त अब भी फरार है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना को 11 बदमाशों ने अंजाम दिया था। इसको लेकर पीड़िता ने अपने परिजन के साथ रविवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही 2 लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हिरनपुर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और ग्रामीणों के हाथों सौंपे गए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला था। इसके साथ ही और 9 लोगों का नाम सामने आया था जो इस घटना में संलिप्त थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस इस घटना को लेकर लगातार छापेमारी कर रही थी। अंत में अपराधियों ने पुलिस की छापेमारी के खौफ से विवश होकर शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीएम चंपई करेंगे मैराथन मीटिंग, विधि व्यवस्था और विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही झारखंड सरकार भी एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 11 जून यानी मंगलवार को मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ साथ सभी प्रमुख विभागों की समीक्षा होगी। इसके लिए कार्यशैली भी तैयार की जा चुकी है। प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी,
प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को पत्र प्रेषित कर दिया है। समीक्षा बैठक 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। पहली पाली में विधि व्यवस्था और दूसरी पाली में विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा होगी। सभी विभागों को 3 स्लाइड में योजनाओं की विवरणी प्लानिंग एवं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराने को कहा गया है। पहली पाली की कार्यवैली का विवरण 11 जून को प्रथम पाली में विधि व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान वारंट के कार्यान्वयन, जांच का स्टेटस रिपोर्ट, क्राइम कंट्रोल, पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले की स्थिति, सर्टिफिकेट केस का स्टेटस रिपोर्ट, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ और शराब की तस्करी का स्टेटस रिपोर्ट, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले, विधि व्यवस्था से जुड़े वन और भू राजस्व के मामले के अलावा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा के आयोजन से जुड़े विधि व्यवस्था के मामले की समीक्षा होगी। दूसरी पाली में विभागवार योजनाओं की कार्यवैली, राज्य की विधि व्यवस्था से जुड़े मामले की समीक्षा के बाद सीएम चंपई सोरेन विभाग के विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के तहत अबुआ आवास योजना, फोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद पंचायती राज विभाग के तहत पंचायत सचिवालय और 15 में वित्त आयोग से जुड़े मामले की समीक्षा होगी। इस बैठक के बाद एसटी/एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, छात्रावासों के निर्माण और जीर्णोद्धार से जुड़ी योजना, आवासीय विद्यालय, साइकिल वितरण योजना, धार्मिक स्थलों को घेराबंदी योजना और वन अधिकार पट्टा के स्टेटस को खंगाला जाएगा। इसके तुरंत बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी पेंशन वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा होगी। आपराधिक मामलों में दोषी करार देश के 27 सांसदों में 2 झारखंड से 1 के खिलाफ दर्ज है 22 मुकदमे। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 27 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और किसी न किसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पांस ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के द्वारा दाखिल किए गए हल्फनामे का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह जानकारी दी गई है। देश के इन 27 सांसदों में 2 सांसद झारखंड से भी हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक से सांसद बने ठुल्लू महतो और कोडरमा से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली अन्नपूर्णा देवी। जी हां, इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और दोनों ने यह बताया कि उन्हें कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया जा चुका है। झारखंड के ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने हैं। धनबाद जिले के बाघमारा के विधायक ठुल्लू महतो ने चुनाव आयोग के समक्ष जो हल्फनामा दाखिल किया था उसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 2 मामले में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। ठुल्लू महतो ने यह भी बताया कि गंभीर आईपीसी की 34 धाराएं उनके खिलाफ लगी है। ठुल्लू महतो के अलावा कोडरमा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी घोषणा की कि उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनको एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। हालांकि उनके खिलाफ गंभीर आईपीसी की कोई धारा नहीं लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने वाले 27 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। इस लिस्ट में झारखंड के एकमात्र सांसद का नाम है और वह ठुल्लू महतो है। बता दें कि भाजपा के टिकट पर चुने गए कुल 240 लोगों में से 63 ने शपथ पत्र देकर कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। कांग्रेस के 32% नए सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। आदिवासी सीटों पर हार ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी झारखंड भाजपा। झारखंड भाजपा लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली समीक्षा बैठक कर रही। इस बैठक में जहां भाजपा आदिवासी सीट पर हार के कारणों की समीक्षा कर रही, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही। भाजपा प्रदेश कार्यालय के समीप द केप्स में हो रही इस बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद, विधायक, प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारी मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद है। बैठक की जानकारी देते हुए विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा झारखंड के 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने में सफल रही है। आदिवासी सीट पर भले ही हमें सफलता नहीं मिली हो, लेकिन भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ने में सफल रही है। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने हार के कारणों को बताते हुए कहा कि
विपक्ष द्वारा आदिवासियों में संविधान को लेकर फैलाए गए भ्रम को हम प्रशस्त करने में सफल नहीं रहे। यही कारण है कि हम सभी आदिवासी सीटों पर हार गए। उन्होंने कहा कि बैठक में पूरी समीक्षा की जाएगी। वहीं बिरेंची नारायण ने कहा कि जिस तरह से सत्ताधारी दल ने चुनाव में हस्तक्षेप और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखा वह बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नाला क्षेत्र में जहां से चुनाव प्रचार कर रहे थे वहां जेएमएम पिछड़ गया है। यूजी नीट 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप, 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक मिलने पर उठे सवाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को जारी किया। नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 विद्यार्थियों ने 720 में 720 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद कई परीक्षार्थियों के छात्रों के अंक बढ़ाए जाने का आरोप लगाया गया है और कहा कि इसी वजह से रिकॉर्ड 67 विद्यार्थियों ने 720 में 720 अंक हासिल किए हैं और इनमें से 6 अभ्यर्थी हरियाणा में एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। हालांकि एनटीए ने गड़बड़ी से इनकार किया है। उसने कहा कि छात्रों द्वारा अधिक अंक प्राप्त करने के पीछे का कारण एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय बर्बाद होने की स्थिति में दिए गए अतिरिक्त अंक है। मार्क्स हाई आने से कट ऑफ भी 137 से बढ़कर 164 अंक पहुंच गया है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद विद्यार्थी अभिभावक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर रोष है। जमशेदपुर समेत देश भर के विद्यार्थी एनटीए को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए सिरे से परीक्षा लेने के साथ ही धांधली होने का आरोप लगाया जा रहा है। नीट का रिजल्ट विवादों में घिर गया है। नीट की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि टॉप लिस्ट में सीरियल नंबर 1 जैसे। इतना ही नहीं, ये हरियाणा के किसी एक सेंटर से ही अभ्यर्थी हैं। इतना ही नहीं, ये हरियाणा के किसी एक ही सेंटर के अभ्यर्थी हैं। जितने भी सीरियल नंबर 1 जैसे दिखाई दे रहे हैं उनमें किसी भी स्टूडेंट का सरनेम नहीं है। इस लिस्ट में 6 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक मिले हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया के जरिए यह आरोप लगाया कि सेंटर में को मैनेज किया गया था। जामताड़ा जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू के अवैध खनन व ढुलाई पर लगाए रोक। जामताड़ा डीसी कुमुद साय के अध्यक्षता में विभिन्न विभाग की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। डीसी ने खनन से संबंधित समीक्षा में कहा कि जिले में अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी समन्वय बनाकर लगातार छापेमारी करें। कहा कि एनजीटी के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू का अवैध खनन नहीं होना चाहिए। इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। अवैध खनन व परिवहन पर रोक के लिए लगातार छापेमारी करें। अवैध शराब की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होने देने का निर्देश दिया है। वहीं मनरेगा के तहत सभी गांवों में 6 योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करें। योजनाओं में अधिक से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार से जोड़े। मनरेगा से संचालित जो भी योजनाएं अपूर्ण है उसे शीघ्र पूर्ण करें। कहा कि मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। यशस्वनी साह ने कहा, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उनके लिए लड़ाई जारी रहेगी। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्वनी साह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उनके लिए लड़ाई जारी रहेगी। रांची की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी कम समय में जनता ने मुझे जो अपार स्नेह और प्यार दिया उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं और जनता के साथ मैं सदैव खड़ी रहूंगी। उन्होंने लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। उम्मीद है कि जनता के मुद्दों पर वह खरे उतरेंगे। साह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित इंडिया गठबंधन दल के तमाम सहयोगों को भी धन्यवाद दिया। साह ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर के सभी नेता, कार्यकर्ता सहित मीडिया के साथीगण धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने चुनाव में भरपूर साथ दिया और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। हमारे पास सिर्फ 25 दिनों का समय था और इतने कम समय में जितना कर पाई किया। काफ़ी लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाई जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच सकी वहां जरूर जाऊंगी। रांची सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में महिला अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही थी। सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ी रहती थी। यह चुनाव व्यक्तिगत रूप से मेरा पहला राजनीतिक अनुभव था। आगे भी मैं इन कार्यों से जुड़ी रहूंगी। इसके अलावा पलायन की समस्या से जूझ रहे लोगों की समस्या के समाधान हेतु प्रयासरत रहूंगी। काम में लापरवाही बरतने को लेकर रेल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। पाकुड़ में यार्ड में कार्य के दौरान रेल कर्मियों के बीच खूब मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट की खबर आरपीएफ एवं जीआरपी के अधिकारी को हुई तो जवान पहुंचे और मामले को शांत करवाया।
रेल प्रशासन ने घटना की लिखित शिकायत देने की बात कही। घटना को लेकर बताया जाता है कि यार्ड में रैक को आगे पीछे करने के दौरान रेड सिग्नल को टच करने को लेकर कैरेज एंड वैगन के कर्मी और लोको पायलट गार्ड के साथ पहले कहा सुनी हुई और बात बढ़ी तो मारपीट होने लगी। इस घटना के बाद दोनों पक्ष की ओर से शिकायत की गई। एक लोको पायलट ने बताया कि रैक को रेडी करने के लिए मार्शलिंग 2 में रेडी करने के लिए पेपर दिया गया और इस दौरान गार्ड की मदद से गाड़ी को आगे पीछे किया गया, जबकि इससे पहले हॉर्न दिया गया था, लेकिन गाड़ी को रोकते ही 10 से 15 कैरेज एंड वैगन के कर्मी लोहे की रॉड लेकर आगे और गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। वहीं कैरेज एंड वैगन के कर्मी ने बताया कि लोको पायलट की लापरवाही के चलते आज कार्य में जुटे 4 कर्मी बाल बाल बच गए। जब लोको पायलट को बताया गया कि इस तरह की लापरवाही नहीं करनी तो वे आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि कैरेज एंड वैगन के कर्मियों द्वारा किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है, बल्कि उनके द्वारा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसको लेकर शिकायत की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।